गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। साथियों, लास्ट क्लास में हमने WBC डिस्कस किया था। साथियों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसका 5-7 मिनट में मैं रिवीजन करवा देता हूं, फिर उसके बाद में आज की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे, हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ WBC अर्थात WBC के प्रकार। साथियों, WBC 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की होती है। पहली जो WBC है साथियों, वो है ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसे कहा जाता है साथियों कणिका में WBC। और हमारी जो दूसरी WBC है वो है साथियों ए ग्रेन्युलोसाइट्स अर्थात अकणिका में WBC। अब भैया हम समझेंगे कि कणिका में WBC कैसी होती है और अकणिका में WBC कैसी होती है। देखिए भैया, ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो WBC कैसी होगी साथियों? वो WBC होगी साथियों कणिका में WBC, यानी कि ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो WBC साथियों कणिका में WBC होगी। मैंने आपको बताया था साथियों लास्ट क्लास में कि भैया WBC का कोई फिक्स आकार नहीं होता। मान लीजिए ये आपकी WBC है, ये केंद्रक है, इसकी पृष्ठीय सतह पर साथियों इस प्रकार से छोटे छोटे कण बहुत सारे मौजूद होते हैं। इस प्रकार की WBC साथियों कणिका में WBC कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई। अकणिका में WBC की बात करूं तो ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह चिकनी हो। ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह चिकनी हो, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद ना हो। ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद ना हो, वो WBC कैसी होगी दोस्तों? वो WBC होगी भैया अकणिका में WBC। मान लीजिए ये आपकी WBC है, ये इसका केंद्रक है, लेकिन दोस्तों इसकी जो पृष्ठीय सतह होगी उस पृष्ठीय सतह पर साथियों क्या नहीं होगा? कोई भी कण मौजूद नहीं होगा। क्या आपको कुछ समझ में आया? जो बोर्ड पे लिखा है साथियों उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान रखिए। मैंने ये कहा WBC के 2 प्रकार है, एक है कणिका में WBC और एक है अकणिका में WBC। अब साथियों बात यह आती है कि कणिका में WBC कैसी होती है। तो ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो होगी साथियों कणिका में WBC। और ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह बिल्कुल चिकनी हो, कहने का मतलब ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी कण मौजूद ना हो, वो WBC होगी अकणिका में WBC। अब बात आती है साथियों कि भैया कणिका में WBC के कितने प्रकार है। तो भैया कणिका में WBC 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसिनोफिल्स की, और नंबर 2 पर है साथियों
बेसोफिल्स और नंबर 3 पर है साथियों न्यूट्रोफिल्स। मैंने कहा कणिका में डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार है। पहली है इसिनोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। साथियों हिंदी में भी इनके यही नाम है, आपको यही याद करनी पड़ेगी। अकणिका में डब्ल्यूबीसी के साथियों 2 प्रकार है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर बात आती है साथियों मोनोसाइट्स और नंबर 2 पर बात आती है साथियों लिम्फोसाइट्स। ऐसे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि साथियों बहुत सारी मात्रा में होती है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ी होती है, यानी कि आकार में सबसे बड़ी होती है। आपको उस डब्ल्यूबीसी का नाम बताना है इन 5 में से जिसका आकार सबसे बड़ा हो। तो साथियों आपको ध्यान रखना है आकार में जो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है साथियों वो होती है मोनोसाइट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो साथियों सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है साथियों? लिम्फोसाइट। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी मात्रा सर्वाधिक है, वो डब्ल्यूबीसी कौन सी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? साथियों लगभग 60 से 65% की मात्रा में यह डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। और वह डब्ल्यूबीसी जिसकी मात्रा सबसे कम है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बेसोफिल्स है, इस बेसोफिल्स की मात्रा सबसे कम होती है 0.1 से लेकर के 0.5%। तो भैया ये 4 क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात आपको समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों इसिनोफिल्स की बात करूं तो भैया ये होती है 2 से 3% में। लिम्फोसाइट होती है साथियों 20 से 25% में। और भैया मोनोसाइट होती है 6 से 8% में। यहां तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था साथियों कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। साथियों डब्ल्यूबीसी का कार्य हमने पढ़ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार और बताने वाला हूं कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। फिर उसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे कि भैया डब्ल्यूबीसी के ये जो प्रकार है, ये 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी है कणिका में और अकणिका में, इनके कार्य क्या है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं भैया। साथियों अब बात करते हैं कि भैया डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। वैसे मैं आपको पिछली क्लास में रिवीजन करवा चुका, लेकिन एक बार और बता देता हूं डब्ल्यूबीसी का कार्य। साथियों डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती है। कौन भैया? डब्ल्यूबीसी। जब आप बीमार होते हो तो भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि भैया आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, आप खाइए पिइए जिससे आप बीमारियों से बच सके। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है साथियों रोगाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कौन भैया? डब्ल्यूबीसी। कुछ बात आपको समझ में आ गई।
रोगाणुओं से लड़ने की, इन्फेक्शन से लड़ने की, संक्रमण से लड़ने की। WBC किससे लड़ती है? इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से लड़ती है साथियों, संक्रमण से लड़ती है। ये संक्रमण कौन कौन हो सकते हैं? तो साथियों ये संक्रमण हो सकते हैं आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जो साथियों हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब से लड़ने का कार्य कौन करती है? इन सब से लड़ने का कार्य करती है साथियों आपकी WBC। WBC साथियों में बीमार होने से बचाती है, बीमारी से बचाती है। इसलिए ही तो साथियों WBC को क्या कहा जाता है? WBC को साथियों सैनिक कोशिका कहा जाता है, सैनिक कोशिका कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है, बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सैनिक कोशिका क्यों कहा जाता है? दोस्तों सैनिक कोशिका इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार सैनिक सीमा पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी जो WBC है ये आपके शरीर की सुरक्षा करती है। लड़ने वाली कोशिका क्यों कहा जाता है? दोस्तों लड़ने वाली कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इन्फेक्शन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, उनसे लड़ने का कार्य करती है आपकी WBC। बॉडीगार्ड सेल, जिस प्रकार किसी नामी आदमी को बॉडीगार्ड सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को दोस्तों ये जो WBC होती है साथियों ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? साथियों फेगोसाइटिक सेल, भक्षण करने वाले कोशिका कहा जाता है WBC को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनका भक्षण करने में सहायक होती है साथियों WBC। इसलिए दोस्तों इन सबको आपकी WBC को ये नाम दिया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई साथियों? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको कल ये बात मैं कंप्लीट करवा चुका कि भैया आपकी जो WBC है ये कार्य करती है। साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं WBC के प्रकार के कार्य। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स व मोनोसाइट WBC के कार्य के बारे में। अब यहां से भैया आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो भैया अब आपको गौर करके, कहने का मतलब अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। मोनोसाइट और साथियों न्यूट्रोफिल्स WBC क्या करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों को कहा जाता है साथियों फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या है साथियों? इन्हें कहा जाता है भक्षण करने वाली कोशिका, भक्षण करने वाली कोशिका। अब बात यह आती है भैया कि ये किसका भक्षण करती है? तो भैया आपके जो इन्फेक्शन है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनका भक्षण करने का कार्य करती है। लेकिन दोस्तों जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये मुख्यतः जीवाणु का भक्षण करती है। किसका भक्षण करती है साथियों? जीवाणु का भक्षण करती है। मान लीजिए भैया ये कोई जीवाणु है, ये क्या है साथियों? ये कोई जीवाणु है। और दूसरी तरफ साथियों ये आपकी क्या है? ये आपकी WBC है। जैसे ही साथियों इस जीवाणु ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, WBC ने पहचाना कि भैया ये तो हमारे शरीर का कोई पार्टिकल नहीं है,
अगर हमारे शरीर में आ गया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये फटाक से इसके पास गई। सबसे पहले ये क्या करती है दोस्तों, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है कोशिका के अंदर, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव कहा जाता है। तो साथियों, ये अपने अंदर का जो द्रव होता है सबसे पहले इसको बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। जिससे क्या होगा साथियों, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। और साथियों, ये थोड़ी बहुत किसके पास आ जाएगी, इस बैक्टीरिया के पास आ जाएगी, इस जीवाणु के पास आ जाएगी। अगले स्टेप में क्या करता है साथियों, ये WBC, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये झूठी टांगे बनाता है कुछ इस प्रकार से। इस झूठी टांगों को कहा जाता है साथियों स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है साथियों फाल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, अर्थात झूठी टांगे। मैंने क्या कहा साथियों कि ये WBC क्या करेगी, झूठी टांगे बना लेगी और दोस्तों बिल्कुल इसके पास में आ जाएगी। और दोस्तों अगली स्टेप में क्या करती है भैया, ये डायरेक्ट अचानक इस पर आक्रमण कर देती है। डायरेक्ट इस बैक्टीरिया पर आक्रमण कर देगी और दोस्तों इसको निगल लेगी, और भैया कुछ इस तरीके से इसका भक्षण किया जाता है। इस बैक्टीरिया का इस तरीके से साथियों भक्षण किया जाता है। एक बार और समझिए साथियों, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट WBCO को फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। इसका मतलब है क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। अब बात यह आती है कि ये WBC किसका भक्षण करती है, तो साथियों इन्फेक्शन का भक्षण करती है। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, संक्रमण मतलब विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनका भक्षण करने का कार्य करती है। लेकिन साथियों जो न्यूट्रोफिल्स है ये मुख्यतः किसका भक्षण करेगी, ये मुख्यतः इस जीवाणु का भक्षण करेगी। साथियों किस तरीके से भक्षण करेगी वो भी देखिए। मान लीजिए बैक्टीरिया आपके नाक या मुंह से आपके शरीर में प्रवेश किया, WBC को पता लगा, WBC ने देखा कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल आया है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, फटाक से उसके पास गई और उसके पास जाकर दोस्तों ये क्या करेगी, उसके पास जाकर सबसे पहले ये क्या करेगी, कोशिका के अंदर, दोस्तों एक्चुअली में WBC क्या है, कोशिका है, तो कोशिका के अंदर दोस्तों एक द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव यानी कि अपनो WBC के अंदर क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है, उसके आकार को ये बढ़ाएगी और बढ़ाकर दोस्तों अपना आकार बढ़ा कर लेगी, जिससे इसके पास थोड़ी बहुत पास पहुंच सके। अगली स्टेप में क्या करती है ये दोस्तों, स्यूडोपोडिया यानी कि झूठी टांगे निकालेगी अपनी कुछ इस प्रकार से, जिससे और निकट इस जीवाणु के पास पहुंच जाएगी और निकट इस बैक्टीरिया के पास पहुंच जाएगी और अचानक दोस्तों इस पर आक्रमण करेगी और अपने खा जाएगी, उनका भक्षण कर लेगी, उसको खत्म कर देगी। कुछ इस प्रकार से दोस्तों भक्षण करने का कार्य करती है ये दोनों कोशिकाएं, या फिर मैं कह सकता हूं ये दोनों WBC। बात आपको समझ में आ गई। साथियों जो न्यूट्रोफिल्स होती है इसका मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया का भक्षण करना, अर्थात जीवाणु का भक्षण करना। लेकिन कभी कभी होता क्या है दोस्तों, आपके शरीर में इस न्यूट्रोफिल्स की कमी आ जाती है, तो भैया अब बात यह आती है कि इस न्यूट्रोफिल्स का कार्य कौन करेगा। तो दोस्तों जब न्यूट्रोफिल्स की कमी आ जाती है, फिर न्यूट्रोफिल्स डीएक्टिवेट होता है, तो भैया उस कंडीशन में आपके न्यूट्रोफिल्स का जो कार्य करता है साथियों वो ये करता है मोनोसाइट। कौन करता है, मोनोसाइट करता है। तो आशा करता हूं भैया आपको पहली कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भैया न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, ये जीवाणु का भक्षण करने में सहायक होती है। और साथियों इन्हें फेगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। जब साथियों न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है तो भैया इसका कार्य कौन करती है, मोनोसाइट WBC करती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ साथियों, बताओ। मैंने क्या कहा कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो WBC है इन्हें फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, इन्हें भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। किसका भक्षण करती है न्यूट्रोफिल्स, तो दोस्तों मुख्यतः ये बैक्टीरिया का भक्षण करती है। किस तरीके से करती है, तो कुछ इस प्रकार से करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जो न्यूट्रोफिल्स है इसकी संख्या घट जाती है,
तो भैया इसका कार्य अब कौन करेगा, ये मोनोसाइट करेगा। तो मोनोसाइट का पहला कार्य क्या है, मोनोसाइट का पहला कार्य यह है कि जब कभी न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाए तो उस समय भैया ये बैक्टीरिया का भक्षण करने में सहायक होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो साथियों अब हम आगे चलते हैं और अब आगे देखते हैं कि भैया और जो हमारी WBC है उनका कार्य क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपको दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं हम बेसोफिल्स व इसिनोफिल्स। बेसोफिल व इसिनोफिल्स जो WBC है साथियों, अब हम इनके कार्य के बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, जो बेसोफिल्स होता है, ये बेसोफिल से दो प्रकार के रसायन दोस्तों बाहर निकलते हैं। दो प्रकार के रसायन बाहर निकलते हैं। वो दो प्रकार के रसायन कौन कौन से हैं? तो साथियों एक तो है हिस्टामिन और एक है साथियों हिपेरिन। एक तो कौन सा है साथियों, हिस्टामिन, और एक है हिपेरिन। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बेसोफिल से दो प्रकार के रसायन निकलते हैं, एक है दोस्तों हिस्टामिन और एक है साथियों हिपेरिन। अब भैया बात करते हैं सबसे पहले हिपेरिन की। तो भैया इसका जो निर्माण है वो साथियों लीवर में भी होता है। इसका निर्माण लीवर में भी होता है। भैया बेसोफिल से तो निकलता ही निकलता है, तो एक निर्माण तो इसका बेसोफिल से WBC हो गया और दूसरा इसका निर्माण हो गया साथियों लीवर। बात आपको समझ में आई? अब भैया ये क्या करता है, आपने नाम सुन रखा होगा नसों के बारे में। अपन कहते हैं कि मैं अभी अभी मेरी नस में सुई लगवा के आया हूं। दोस्तों ये जो नस है ये आम भाषा का शब्द है, इसे कहा जाता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रुधिर वाहिका। साथियों हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन घूमता रहता है वो दोस्तों इन ब्लड वेसल्स में ही घूमता रहता है, हमारी नसों में ही घूमता रहता है, हमारी रुधिर वाहिकाओं में ही घूमता रहता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जब हमें चोट लगती है तो भैया हमारा ब्लड बहता है और अचानक से थोड़ी देर में बहना बंद कर देता है, लेकिन हमारे शरीर में हमारी नसों में तो खून बहता रहता है, उनमें जमता क्यों नहीं है? तो साथियों हमारी नसों में यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में खून को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? ये हिपेरिन करता है। मैंने क्या कहा कि ब्लड वेसल्स में खून को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। वह कारक कौन सा है जो दोस्तों हमारी ब्लड वेसल्स में खून को जमने से रोकता है? तो भैया वह कारक है हिपेरिन। बात आपको समझ में? हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हिपेरिन का निर्माण साथियों लीवर में होता है। बात कंप्लीट है। साथियों हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन करता है दोस्तों ब्लड वेसल्स में खून को जमने से रोकता है। बात आपको समझ में आ गई हिपेरिन की? अब बात करते हैं साथियों हिस्टामिन की। तो भैया आपको जो एलर्जी होती है, आपको जो एलर्जी होती है उस एलर्जी का मुख्य कारण क्या है? उस एलर्जी का मुख्य कारण है साथियों हिस्टामिन। अलग अलग इंसान को अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। हाँ ये बात फिक्स है, हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी को पेट्रोल से, किसी को डीजल से, किसी को सिगरेट के धुएं से, या फिर किसी को पेंट के कणों से, या फिर किसी को धूल मिट्टी के कणों से अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। जैसे कि दोस्तों मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे दोस्तों सिगरेट के धुएं से एलर्जी। अगर सिगरेट के धुएं के कुछ पार्टिकल्स मेरे शरीर में आ गए दोस्तों मुझे एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी का मतलब क्या है भैया? आपका जो बेसोफिल्स है, अगर सिगरेट के धुएं के कण मेरे शरीर में गए तो आपका जो बेसोफिल्स है ये क्या करेगा? इस हिस्टामिन का स्रावण करेगा। इस हिस्टामिन का स्रावण करने से दोस्तों मुझे क्या होगा? जैसे कि मैं आपको लक्षण बताता हूं कि आपके शरीर में क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि त्वचा पर फुंसी,
त्वचा पर फुंसी, छींक, आंखों से पानी, आंखों से पानी आना, छींक आना, त्वचा पर फुंसी, आपका जो शरीर है दोस्तों वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई कि हिस्टामिन ने क्या किया। हिस्टामिन दोस्तों एलर्जी में सहायक होता है, यानी कि जब कभी भी कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वो आपके शरीर में आ गया, WBC को लगा कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यह बेसोफिल्स एक रसायन निकालेगी, उसका नाम है हिस्टामिन, जो आपको एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। आपको जो एलर्जी होती है वो इसी हिस्टामिन के कारण होती है। एलर्जी में आपको लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि छींक आना, आंखों से पानी आना, शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ, शरीर में चिड़चिड़ापन है, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हिस्टामिन और हिपेरिन का कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों, एक रिएक्शन होती है आपके शरीर में, उस रिएक्शन को कहा जाता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब भैया ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आप बीमार हुए, बीमार होते ही आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है और फिर इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही आपके शरीर में उसने इंजेक्शन लगाया, तो भैया इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगाते ही क्या होगा? जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाया सबसे पहले वहां की दोस्तों क्या मरेगी? जिस स्थान पर आपको इंजेक्शन लगाया वहां की दोस्तों आपकी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी, वहां पर जो कोशिका उन कोशिकाओं की डेथ हो जाएगी। वहां का जो हिस्सा है साथियों वो लाल पड़ जाएगा, उस हिस्से पर साथियों सूजन आएगा, उस हिस्से पर आपको दर्द होगा और साथियों वो हिस्सा साथियों गर्म हो जाएगा। साथियों ये प्रोसेस जो है साथियों, ये प्रोसेस कहलाती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मैंने कहा कि अगर आपको इंजेक्शन लगा तो जिस जगह पर इंजेक्शन लगा वहां की जो सेल है वो डैमेज हो जाएगी, उन सेलों की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों आपका जो हिस्सा है वह हिस्सा लाल पड़ जाएगा, उस हिस्से पर सूजन आ जाएगा, उस हिस्से पर आपको दर्द होगा और दोस्तों वह गर्म हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है साथियों इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी अभिक्रिया कहलाती है। तो भैया इन प्रकार की अभिक्रियाओं को या इस प्रकार की रिएक्शन को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है बेसोफिल्स। जैसे कि आपको किसी ने चांटा मारा, चांटा मारते ही क्या होगा? आपका गाल लाल हो जाएगा, गाल पर सूजन आ जाएगी, आपको दर्द होगा और आपका ये जिस हिस्से पर उसने चांटा मारा है वो हिस्सा गर्म हो जाएगा। और कभी कभी तो क्या होता है साथियों, बुखार भी आ जाता है चांटे से, अगर ज़्यादा ही जोर से मार दिया जाता है तो ये जो प्रकार की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेटरी अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि दोस्तों आपके सुई चुभने पर होता है, कांटा चुभने पर होता है, इंजेक्शन लगाने पर होता है, आपको चांटा मारने पर यह प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। तो साथियों आपको आशा करता हूं ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथियों जब क्या होता है, ये बेसोफिल्स की संख्या कम हो जाती है, जब बेसोफिल्स की संख्या कम हो जाती है तो भैया ये तीनों हिस्टामिन, हिपेरिन और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस का जो कार्य है दोस्तों वो कौन करता है? ये इसिनोफिल्स करता है। कौन करता है साथियों? इसिनोफिल्स करता है। इसके अलावा दोस्तों इसिनोफिल्स जो वायरस होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, जो कवक होता है, उनसे लड़ने में भी सहायक होता है। तो आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथियों अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम लिम्फोसाइट WBC और मोनोसाइट WBC। लिम्फोसाइट्स WBC और साथियों मोनोसाइट WBC। भैया ये WBC क्या काम करती है वो देखिए। तो भैया ये जो WBC है, आपको पता है WBC का कार्य क्या है? लड़ना। किससे लड़ती है? इन्फेक्शन से। वो इन्फेक्शन कौन सा होगा? तो भैया जीवाणु से लड़ने का कार्य तो कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स करती है मुख्यतः।
ये भैया विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे लड़ने का कार्य करती है। यह बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों जो मोनोसाइट्स होता है, इस मोनोसाइट्स का एक कार्य क्या था कि जब भैया न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाए हमारे शरीर में, तो जीवाणुओं को भक्षण करने में दोस्तों ये मोनोसाइट सहायक होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब मैंने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के कार्य पढ़ाए थे तब आपको बताया था। बात क्लियर है। अब दोस्तों इसका दूसरा कार्य देखिए भैया, मोनोसाइट्स क्या करती है। तो भैया ये मोनोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी। दोस्तों ये प्रोटीन की संरचना होती है, ये एंटीबॉडी। और दोस्तों ये क्या करती है? ये भैया रोगाणुओं से लड़ती है, इन्फेक्शन से लड़ती है, रोगाणुओं से लड़ती है, संक्रमण से लड़ती है, इन्फेक्शन से लड़ती है भैया। कौन? ये मोनोसाइट्स। मैंने क्या कहा? मोनोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन की संरचना है जो दोस्तों इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है, यानी कि संक्रमण से लड़ने में सहायक होती है। लेकिन साथियों जो लिम्फोसाइट जो WBC है, ये भैया कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये भैया डायरेक्ट आक्रमण करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई विषाणु आया और ये आपकी क्या है? ये लिम्फोसाइट है, ये WBC है। कौन सी? लिम्फोसाइट है। और ये भैया क्या है? ये भैया आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर कोई प्रोटोजोआ है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कोई फंगी है, या फिर कोई बाहरी पार्टिकल है। तो भैया ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ये डायरेक्ट इस पर अटैक कर देगी और इसे खत्म कर देगी। लेकिन मोनोसाइट क्या करती है दोस्तों? एंटीबॉडी बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है। बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है फ्यूचर सेल और मेमोरी सेल। अब यह बात यह आती है कि इन दोनों को फ्यूचर सेल और मेमोरी सेल क्यों कहा जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती है ये हमारे शरीर को। क्यों कहा जाता है साथियों, वो देखिए। फ्यूचर सेल, पहले आप ये बताओ, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना जो बीमारी है दोस्तों ये चल रही थी, आप सभी को इसकी वैक्सीन लगी भी थी। दोस्तों जो वैक्सीन होती है, जो टीका होता है, जो वैक्सीन होती है, इस वैक्सीन में आपको क्या दिया था दोस्तों? आपको मरा हुआ कोरोना वायरस कुछ केमिकल के साथ में आपके शरीर में डाला था। मैंने क्या कहा? टीके में आपको मरा हुआ कोरोना वायरस कुछ केमिकल के साथ डाला था। जैसे ही ये मरा हुआ कोरोना वायरस हमारे शरीर में गया, आपकी WBC ने पहचाना कि ये तो हमारे शरीर का नहीं है। WBC ने देखा कि ये तो हमारे शरीर का नहीं है, अगर ये हमारे शरीर में रुका तो हमारे शरीर को बीमार कर जाएगा। और बीमारियों से लड़ने का कार्य किसका है? आपकी WBC का है। WBC में दोस्तों जो मोनोसाइट है, इसने इसको पहचाना और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे लड़ने की तैयारी कर दी भैया, इस मरे हुए कोरोना वायरस से। लेकिन दोस्तों ये लिम्फोसाइट क्या करता है? ये तो भैया डायरेक्ट आक्रमण करता है इस कोरोना वायरस पर, इस इंफेक्शन पर। तो भैया डायरेक्ट आक्रमण करेगा, तो इसने जाके देखा कि भैया ये तो मरा हुआ है। तो अब ये मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट क्या करेगी? इसे याद रखेगी। इस कारण दोस्तों इसे मेमोरी सेल कहा जाता है कि अगर ये भविष्य में हमारे शरीर में आया, यानी कि 10 साल बाद में, 12 साल बाद में, 15 साल बाद में, या कभी भी, इसलिए इसे दोस्तों फ्यूचर सेल कहा जाता है। तो अगर आएगी तो दोस्तों इसे ये याद रखेगी और दोस्तों आते ही इस पर अटैक कर देगी, क्योंकि इसने हथियार बना रखा है पहले ही मोनोसाइट ने। इस वजह से दोस्तों ये अगर जीवित कोरोना वायरस आ गया तो भैया वो जीवित कोरोना वायरस हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारे शरीर को बीमार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोस्तों इसने पहले से ही हथियार बना लिए हैं। इस कारण ही तो कहा जाता है आपसे कि आप वैक्सीन लगवा लो, आप टीका लगवा लो। अगर आपको कोरोना हो भी जाएगा, अगर कोरोना वायरस आ भी जाएगा आपके शरीर में, तो आपको कोरोना बीमारी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों टीका लगवाना जरूरी है। आपको बचपन में पोलियो का टीका लगवाया जाता है। क्यों लगवाया जाता है? ताकि आप बीमारी से बच सके।
इस वजह से। तो भैया ये है आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स का कार्य। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ते हैं WBC की कमी से कौन सा रोग होता है और WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। आशा करता हूं दोस्तों WBC के ये जो प्रकार है इनके कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब साथियों हम बात करते हैं WBC की कमी से कौन सा रोग होता है। WBC की कमी से साथियों WBC की कमी से आपका जो रोग होता है वो होता है ल्यूकोपीनिया। सबसे पहले आप ये बताओ WBC का कार्य क्या है। भैया WBC का कार्य है इन्फेक्शन से लड़ना। किससे लड़ना? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन है क्या? संक्रमण है। संक्रमण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर कोई कवक है, या फिर मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो भैया WBC का कार्य है उनसे लड़ना। WBC क्या करती है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। WBC क्या करती है? हमें बीमारी से बचाती है। तो भैया इस बीमारी में क्या होता है, जब WBC की संख्या आपकी कमजोर हो जाएगी, जब दोस्तों WBC की संख्या कम हो जाएगी, तो भैया उस स्थिति में WBC क्या करेगी? इस इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं होगी। तो भैया क्या होगा? आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है दोस्तों, वो कमजोर हो जाएगा। अगर भैया ये कमजोर हो गया, अगर भैया ये कमजोर हो गया तो फिर दोस्तों आपके शरीर में कोई सा भी इन्फेक्शन आ सकता है, कोई सी भी बीमारी आ सकती है, कोई सा भी भारी पार्टिकल आ सकता है और दोस्तों आपको बीमार कर सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ल्यूकोपीनिया जो रोग है, इसमें क्या होता है? आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र है, ये भैया कमजोर हो जाता है, जिससे आपको कोई सी भी बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखना साथियों, WBC की कमी अगर आपसे क्वेश्चन पूछी जाए कि भैया WBC की कमी से कौन सा रोग होता है, तो WBC की कमी से रोग होता है साथियों ल्यूकोपीनिया। इसमें क्या होता है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं साथियों WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूकोपीनिया। साथियों WBC की अधिकता से रोग होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को कहा जाता है साथियों ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया ये कैंसर क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है अनियंत्रण कोशिका विभाजन को, अनियंत्रण कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है साथियों? अनियंत्रण कोशिका विभाजन को साथियों कैंसर कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कोशिका विभाजन है क्या। देखिए साथियों, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दोस्तों, जब कोई सेल, जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर अनेक कोशिका बना लेती है, अनेक कोशिका का निर्माण करती है, तो भैया उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को कोशिका विभाजन कहा जाता है। मैंने कहा कि जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो उस अवस्था को कोशिका विभाजन कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करेगी और दोस्तों 1 से 2 कोशिका बनाएगी, तो भैया जब अनियंत्रण कोशिका विभाजन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। उस कंडीशन को साथियों क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। दोस्तों WBC की संख्या इसमें अनियंत्रण विभाजन के कारण वैसे तो दोस्तों 8000 से 10,000 होती है, लेकिन दोस्तों ये संख्या भैया लाखों में पहुंच जाती है। WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य है साथियों रोगाणुओं से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना।
लेकिन मान लीजिए उस टाइम पर कोई आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं आया तो दोस्तों WBC क्या अपना नेचर बदलेगी क्या? नहीं साथियों, WBC उस टाइम भी अपना नेचर नहीं बदलेगी, फिर भी दोस्तों ये लड़ने का ही कार्य करेगी। तो दोस्तों जब ये लाखों में पहुंच जाती है तो भैया ये तो लड़ेगी। किससे लड़ेगी? तो भैया अगर इन्फेक्शन नहीं आया तो RBC, प्लेटलेट्स, या फिर दोस्तों स्वयं अपने आप को ही मारने लग जाती है ये आपस में। जिससे क्या होता है दोस्तों आपके ब्लड में, जिससे क्या होता है आपके ब्लड में बहुत सारी मरी हुई कोशिका होती है, बहुत सारी मरी हुई कोशिका दिखाई देने लग जाती है। उस समय क्या होता है आपके ब्लड में बहुत सारी मरी हुई कोशिका इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है साथियों? इस अवस्था को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक अवस्था में डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो दोस्तों आपको डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर दोस्तों एक दवाई देता है ब्लड थिनर। ये ब्लड थिनर क्या करता है? आपके ब्लड को पतला करता है। अगर प्रारंभिक अवस्था हुई दोस्तों तो प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज हो जाता है, नहीं तो साथियों इसका कोई इलाज नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रुकते हैं। साथियों मैंने आपको बता दिया WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया, जिसे आप ब्लड कैंसर कहते हो, ये रोग होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।